हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। याद रखिएगा, कुजुल कड़फिसेस ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिम और उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए और उसके सिक्कों पर धर्मथीदस तथा धर्मथित यानी धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम वीम कड़फिसेस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। वीम कड़फिसेस ने स्वर्ण और तांबे के जो सिक्के हैं वो चलाया। याद रखिएगा, देखिए यानी शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति इसके सिक्के पर मिलती है। ठीक है, वीम कड़फिसेस के सिक्के पर इसने महेश्वर नामक उपाधि को धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का जो श्रेय है वो है कुषाण शासकों को। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। यानी स्वर्ण के यानी सोने के और तांबा के बने दोनों सिक्कों का व्यापक पैमाने पर कुषाण शासकों ने प्रचलित किया। कुषाण शासकों में वीम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों में वीम कड़फिसेस सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है। योद्धों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी और बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लेकर कनिष्क के राजरोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रबतक अभिलेख में 4 शहरों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये जो 4 शहर हैं, साकेत है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र, श्री चंपा। याद रखिएगा, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 में से 57 घटा दीजिएगा तो 78 प्राप्त हो जाएगा। तो किस तरह से निकालते हैं, तो जैन ग्रंथ के अनुसार विक्रमादित्य यानी 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित करके इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। यानी प्रारंभिक तिथि 135 में 57 घटा देंगे, 78 प्राप्त हो जाएगा। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। वर्तमान में तिथि और वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रेजेंट में अगर बात करें तो डेट और वर्ष के लिए किस प्रकार के कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का, जो विश्वव्यापी है, विश्व में प्रचलित है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत और 78 घटा देने पर शक संवत का डेट प्राप्त हो जाएगा, शक संवत प्राप्त हो जाएगा। तो जो वर्तमान कैलेंडर है उसमें 57 जोड़ दिया जाए तो विक्रम संवत, ठीक है, और उसमें 78 घटा दिया जाए तो शक संवत प्राप्त होता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का अगर बात करें तो चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। ठीक है,
जो पंचांग होता है इसका प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। किसको? शक संवत को। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष किसके राजकवि थे? कनिष्क के। सौद्रानंद, बोधचरित तथा सारिद, देखिए सौद्रानंद, बोधचरित और सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, सौद्रानंद, बोधचरित और सारिपुत्र प्रकरण इनकी रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी की थी वसुमित्र ने। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि ने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी इस पर महाभाष्य की रचना की। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली हुई थी। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान और कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तक फैली हुई थी। इसके बाद पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिका मेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस के खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। याद रखिएगा, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। ये जो दो स्वतंत्र शैली थी, गंधार शैली और मथुरा शैली। काफी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली है। भारतीय और यूनानी आकृति की मिश्रण से बना जो शैली है इसको गंधार शैली कहते हैं। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गंधार कला में सदैव हरित स्तरित या शेष चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई? कुषाण काल में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। भारत में बाह्य आक्रामकों के कालों का जो सही कालानुक्रम है वो याद रखिएगा। जो बाह्य आक्रमणकारी थे इनके आक्रमण के कालों का जो सही कालानुक्रम है, जो सही समय है क्रम में, वह यूनानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान, शक, इसके बाद कुषाण। तो यूनानी, शक, कुषाण क्रम याद रखिएगा। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था। जो डेरियस प्रथम था इसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था और पूरब की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। मिनांडर और उसके पुत्र स्ट्रैटो प्रथम के जो स्ट्रैटो प्रथम और मिनांडर जो थे इनके सिक्के मथुरा से मिले हैं। स्ट्रैटो सेकंड ने सिक्के जो है सीसा के जारी किए थे। जो स्ट्रैटो सेकंड था इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन जो है 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की यात्रा करके शुंग राजवंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया।
महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को जो है भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है, मालूम चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का नवा शासक जो था भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासन काल में तक्षशिला के एवं नरेश एंटियाल कीडस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा यानी बेशनगर में गरुण स्तंभ की स्थापना करके भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति या देवभूमि, याद रखिएगा। जो शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? देवभूमि। ठीक है, देवभूमि को जो है माना जाता है देवभूमि अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा जो है मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कणव या कणायन नाम से जो है जाना जाता है, कणव वंश। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कणव वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन जो है स्थापित किया था। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे लंबी जो सूची है मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है। खत्तीय दप मनमदा यानी क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। दक्षिणापथेश्वर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक याद रखिए यज्ञश्री सातकर्णी था। यज्ञश्री सातकर्णी। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। महामेघवाहन कलिंग का चेदीय वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक और राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। क्या किया? गधे से हल चलवाया। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक, याद रखिएगा, पूर्वी रोमन जो शासक था जस्टिनियन, इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय से संबंधित सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के जो सिक्के थे वो जारी किए थे? यानी लेड के जो शीशे जो थे, लेड या शीशे, इसके सिक्का जो जारी किया गया था किस हिंद यवन शासक के द्वारा? तो शीशा के सिक्का जारी करने वाला जो हिंद यवन शासक था वो था स्ट्रैटो सेकंड। ऑप्शन ए, स्ट्रैटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद एवं शासक का शासन जो है
25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर जो है संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर जो है संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? सही जवाब है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन, अगाथोक्लीज, अगाथोक्लीज, डी ऑप्शन। अफगानिस्तान के खै खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, अगाथोक्लीज, जिस पर वासुदेव और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? वह कौन सा है ऑप्शन में कि जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? सही जवाब है मिलिंद, सी ऑप्शन। बिंबिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हार्य कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कोसल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का परिवर्तन किया। मीनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 या 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। 4 नंबर है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 5 है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इसका सही जवाब हो जाएगा जूनागढ़, यानी ऑप्शन ए। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंद गुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन और व्यक्तित्व आदि पर जो है सुंदर प्रकाश डाला गया है। 6 नंबर है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? इसका सही जवाब है रुद्रदामन प्रथम, यानी डी ऑप्शन। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। 7 नंबर है, कादर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? सही जवाब है ताम्र, ऑप्शन ए। तो कार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो मतलब कि क्षरता वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कादर्मक शासक चस्टन ने रजत और ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। देखिए, प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया। इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कादर्मक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं जो है चलवाई थी। प्रश्न संख्या 8 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। डिमेस्ट्रियस का संबंध किससे है? तो हिंद यूनानी से है। रुद्रदामन का संबंध शक से है, और गोंडोफर्निज का संबंध किससे है? तो पल्लव से, और वीम का कुषाण से।
यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, डिमेट्रियस का संबंध हिंद यूनानी से है, रुद्रदामन का शक से है, गोंडोफर्निज का पहलव से है, और वीम का कुषाण से है। प्रश्न संख्या 9 है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। सही जवाब है कुषाणों ने, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। प्रश्न संख्या 10 है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? सही जवाब है कुषाण, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? सही जवाब है कनिष्क, यानी बी ऑप्शन। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सही जवाब है वीम कटफिसेस, यानी बी ऑप्शन। कुषाण शासकों में वीम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। किसके? सोने के। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था? किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? सही जवाब है वीम कटफिसेस ने, यानी ऑप्शन ए। कुषाण वंशीय वीम कटफिसेस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, इसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कटफिसेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित करवाए थे। 14 नंबर है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? सही जवाब है वीम कटफिसेस, सी ऑप्शन। कुषाण शासकों के द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीम कटफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। 15 नंबर है, योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? सही जवाब है कार्तिकेय का, डी ऑप्शन। देखिए, योद्धेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी और बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। 16 नंबर है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? डेट क्या है? तो सही जवाब है 81 ईस्वी सन, यानी बी ऑप्शन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राजरोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। 17 नंबर है, कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक किस सन में हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक किस सन में हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब है 78 एडी। ठीक है, एडी यानी एना डोमिनी, याद रखिएगा।
देखिए, अगर बात करें तो कनिष्क के राजाभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 और 1960 में लंदन में दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना गया है। प्रश्न संख्या 18 है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो फटाफट कमेंट कीजिए सही ऑप्शन क्या होगा। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? सही जवाब है 78 ईस्वी में। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित करके इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि जो है 135 में से 57 घटा देंगे तो 78 प्राप्त हो जाएगा, और इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 19 है, विक्रम एवं शक संवतों की कितना अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, आप बताइए। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा 135 वर्ष। 135 वर्ष कैसे? आपका सवाल हो सकता है कि 135 वर्ष कैसे? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। देखिए, वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत, ठीक है, और 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। यानी 2019 विक्रम संवत, यानी 2019 में 57 जोड़ देंगे तो 2076, तथा शक संवत 2019 में से 78 घटा देंगे तो 1941। विक्रम संवत और शक संवत में जो है 2076 और 1941 को घटा दिया जाएगा तो 135 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक जो है चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मई या 21 मार्च। 22 मार्च या 21 मार्च। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर के तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर के तिथियों में या इन तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। देखिए, एक चैत्र 22 मार्च को होता है, लिप वर्ष में 21 मार्च को होगा। 21 है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? सही जवाब है 57 ईस्वी पूर्व से, बी ऑप्शन। विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, एक कृत संवत तथा मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर के निर्वाण तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 में से 470 घटा देंगे तो 57 ईसा पूर्व जो है प्राप्त हो जाएगा। यही निर्धारित तिथि है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? वह कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए, 2009 में 78 को घटा दीजिएगा तो 1931 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 नंबर है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करके उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर को इंगित करें, इंडिकेट करें। सही जवाब है अश्वघोष और वसुमित्र, यानी पहला और दूसरा। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्हें चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी करने को मिली थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कम्मन 12वीं शताब्दी के थे। 24 नंबर, अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? इसका सही जवाब हो जाएगा अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था।
सी ऑप्शन। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? सही जवाब है पतंजलि। अश्वघोष, नागार्जुन, पाशर्व और चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि समकालीन विद्वान थे। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? सही जवाब है विशाख दत्त, डी ऑप्शन। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।